नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 12th प्लस में। तो दोस्तों आपके फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। उनको देखते हुए उनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सभी पेपर का सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 12th प्लस एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएंगी। हमारी कोशिश रहेगी फैकल्टी मेंबर यदि फ्री रहते हैं तो आपके यूट्यूब पर भी क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देंगे। आंसर आप ऐप में जाकर के देख लेना, आपको आंसर मिल जाएंगे। अभी यहां पर केमिस्ट्री के पेपर है, उसमें एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। कौन सा? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा है बायोमॉलिक्यूल्स। इन दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज हमने अपलोड कर दिए हैं। अब ये आप देख सकते हो, इसमें आपके पास में जो क्वेश्चंस है, अभी से कह रहा हूं, टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब पर क्वेश्चंस डाल देते हैं, फैकल्टी मेंबर फ्री होते हैं उस अकॉर्डिंग। लेकिन आप ऐप के ऊपर जाओगे तो वहां पर 100% आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले सेक्शन के अंदर आपको इस प्रकार से पीडीएफ मिल जाएगी, आपको उसकी वीडियो लेक्चर में आंसर मिल जाएंगी। जो रिमेनिंग क्लासेस, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या कुछ टॉपिक बाकी थे, वो भी आपके अपलोड हो रहे हैं, वो भी आपके अपलोड हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी देखनी है। बाकी सभी पेपर्स के, बाकी सभी सब्जेक्ट के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके ऐप के ऊपर अपने आप आ जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। इसके अंदर आपके पास में जो बायोमॉलिक्यूल्स है, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले पेपर के अंदर तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा था, उसमें सिंपल सीधे टॉपिक बनते हैं, सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आपके पास में इसमें थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और उसमें अब आप बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी का काफी टाइम से एक ट्रेंड आ रहा है, उसमें उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि वो रिएक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मैं आपको यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, उसमें जितनी भी रिएक्शन इन्वॉल्व है आप 100% करके जाओगे, क्योंकि बहुत प्रबल संभावना है कि इस बार भी पेपर वैसा आएगा जैसे आपने अब पहले पेपर दिया है। इससे पहले यूनिवर्सिटी के में इतनी ज्यादा रिएक्शन नहीं पूछते थे, अभी बहुत ज्यादा रिएक्शन के ऊपर फोकस होता है। तो जो जहां पर भी रिएक्शन आती है आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, उस रिएक्शन को याद कर लेना, उस रिएक्शन को समझ लेना, आप अच्छे से कर पाओगे। ज्यादा इस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर मैंने रिएक्शन को कम ही डाला है, लेकिन उसमें यदि कोई रिएक्शन इन्वॉल्व है यूनिट के अंदर तो आपको याद रखनी है, उसको देखते हुए जाना है। सबसे पहले यूनिट आती है बायोमॉलिक्यूल्स में एमिनो अम्ल या फिर एमिनो एसिड। एमिनो अम्ल के अंदर आपको इसके छोटे क्वेश्चंस और बड़े क्वेश्चंस, यदि इन आपके पास मैंने को टोटल 7, 8 या 9, 10 क्वेश्चन मैक्सिमम दिए होंगे, इनमें से आने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है, इनको करके जाना है। अब यहां पर देखो, एमिनो अम्ल की स्ट्रक्चर पूछता है तो आपको पता है कि हम उसकी एक प्रिंसिपल या बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी मानते हैं, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर मानते हैं। दूसरी बात कि एमिनो अम्ल की जो स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर, त्रिविम रसायन संरचना क्या होती है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन किस प्रकार से भी आए, आपको एमिनो अम्ल की स्ट्रक्चर याद रखनी है और उसमें जो क्वेश्चन आपको पूछा है वहां पर बताना है, सिंपल सी स्ट्रक्चर होने वाली है। और इसमें भी यहां पर फोकस किसके ऊपर करना है, अल्फा एमिनो अम्लों पर करना है। सेकंड बात, आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, समविभव बिंदु क्या है, छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर यूनिवर्सिटी के ट्रेंड को देखते हुए हमने क्या है, कूप सिंथेसिस मेथड, ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये भले पहले भी आता था क्वेश्चन, अभी नए ट्रेंड में है तो अभी ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। कूप सिंथेसिस आपको पढ़ के जाना है एमिनो अम्ल के अंदर। सेकंड बात है कि एमिनो अम्ल कब आपका बेसिक होगा, कब आपका एसिडिक होगा, यानी सारी और अम्लीय एमिनो अम्लों का जो व्यवहार है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है, या अम्लीय और आपका सारी व्यवहार जो है एमिनो अम्लों के अंदर वो किस प्रकार से रेगुलेट होता है, कब होगा, क्यों होगा, इनकी जो व्याख्या है, ये आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है और इसके आने की संभावना प्रबल है। उसके बाद में कि ग्लाइसिन में द्विध्रुव आगुण उच्च होता है, यानी ग्लाइसिन के अंदर डाइपोल मोमेंट हाई होता है, क्यों होता है उसको एक्सप्लेन करना है। दूसरी बात, सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टी ऑफ ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को बनाने की विधि तथा उसके गुणों के बारे में देखना है। यहां पर ये सारे क्वेश्चंस जो है, उस क्वेश्चंस को एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनता है कि हम जब एमिनो एसिड को स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशन भी देखते हैं। क्लासिफिकेशन में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आने की संभावना बनेगी, तो उसमें भी सबसे ज्यादा प्रबल संभावना क्या है कि हमें अल्फा एमिनो अम्लों के बारे में ज्यादा पूछेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो जरूरी होते हैं। दूसरी बात कि अपने पास में आवश्यक एमिनो एसिड जो है, यानी जो रिक्वायर्ड एमिनो एसिड है, हालांकि क्वेश्चन नाम पूछेगा, छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो कितने के पूछेंगे, 2 या 3 पूछेगा, फिर भी मैंने आपको क्या बोला, कोई भी 5 के नाम और उसकी स्ट्रक्चर, उसकी संरचना जो आपको सिंपल लगे वो याद करके, ठीक है। उसके बाद में
इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत कण संचलन 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा एमिनो अम्लों के निर्माण की रासायनिक विद्या ये भी करनी है, लेकिन इनमें जो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस और एमिनो अम्लों के जो एंड ग्रुप एनालिसिस है वो आपको 100% करके जाना है। डिस्क्राइब द मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का जो विश्लेषण की एनालिसिस की जो मेथड है वो, और उसके बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत कण संचलन जो है इसको आप 101% करके जाना। इन दोनों तीनों क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा। छोटी यूनिट है सबसे पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि अब आप जब एमिनो एसिड पढ़ोगे, एमिनो एसिड के बाद में आपको पेप्टाइड समझ में आएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड समझ में आएगा, उसके बाद आपको प्रोटीन समझ में आएगा। तो ये तीनों यूनिट है, ये सारी यूनिट एक दूसरे से पहले स्टार्टिंग वाली यूनिट से पढ़ के जाओगे, इजीली समझ में आ जाएगा। चीजें सारी एक दूसरे से थोड़ी बहुत लिंक करती है, तो वहां पर आपके लिए इजी हो जाता है चीजें समझना। इन क्वेश्चंस में से, इस फर्स्ट यूनिट में से क्वेश्चंस आने की संभावना काफी ज्यादा है। आपका पेपर, यदि आप इतने क्वेश्चन करके जा रहे हो तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे और एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड यूनिट, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन की प्रकृति तथा वर्गीकरण पर टिप्पणी कीजिए। प्रोटीन के विकृतीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? अब प्रोटीन का डिनेचुरेशन है, ये आपका छोटा क्वेश्चंस भी आ सकता है। छोटे क्वेश्चंस में सिर्फ इतना पूछेगा कि प्रोटीन के जो आपके विकृतीकरण से आपका क्या तात्पर्य है, तो वहां पर ये छोटा क्वेश्चन बनेगा। बड़ा क्वेश्चन सीधे आएगा तो ये एज इट इज इस प्रकार का आएगा, प्रोटीन की डेफिनेशन बतानी है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कैसे बना, प्रोटीन का संगठन क्या है। दूसरी बात, उस प्रोटीन का वर्गीकरण करना है, फिर प्रोटीन को क्या है उसका विकृतीकरण भी कर देना है। ये बड़ा क्वेश्चन और बहुत फेवरेट क्वेश्चन बन रहा है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। फिर आता है डिफाइन पेप्टाइड एंड राइट द कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का संगठन लिखना है पेप्टाइड को समझाते हुए। पेप्टाइड, प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड्स बॉन्ड होंगे, बिल्कुल होंगे। जो आपका एमिनो एसिड था, एमिनो एसिड से पेप्टाइड, पेप्टाइड से पेप्टाइड में किस प्रकार से क्या कंडीशन रही होगी तब वो प्रोटीन बनाए, तो उसका संगठन के बारे में आपको लिखना है। आगे क्या है उसके बाद में, कमेंट ऑन आइसोलेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के पृथक्करण तथा जल अपघटन पर टिप्पणी लिखनी है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें से इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे तो प्रोटीन को पेप्टाइड्स बॉन्ड को समझाना है, प्रोटीन के संगठन को समझाना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेकंड बात करते हैं डीएनए की डबल हेलिक स्ट्रक्चर। आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, अभी भी वही स्ट्रक्चर है, सिंपल सी स्ट्रक्चर होगी। आप किसने दी है, कब दी है, क्यों दी है, क्या उसने बताया था, 3 एंड 4 एंड नहीं 3 एंड 5th एंड, कितना बीच में लेंथ होगी, कितनी बीच में डायमीटर होगा, उसको नैनोमीटर में याद रखो, एंगस्ट्रम में याद रखो, जिसमें भी रखो। मुश्किल से 2 पेज के नोट्स होंगे, उसको आप अच्छे से याद रख सकते हो, और रखोगे तो आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा, डीएनए की डबल हेलिक स्ट्रक्चर। दूसरी बात में, प्रोटीन की संरचना पर विस्तार से वर्णन कीजिए। अब इसमें छोटा क्वेश्चन, आप यदि ये बड़ा सा क्वेश्चन करके जाते हो, प्रोटीन के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, इन तीनों पार्ट को पढ़ के जाना है। प्रोटीन की 3 स्टेप के अंदर हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो उनमें से यदि छोटा क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूछा जा सकता है कि प्रोटीन के प्राथमिक स्ट्रक्चर के अंदर या प्राथमिक स्ट्रक्चर का वर्णन करो, या प्राथमिक स्ट्रक्चर से आपका क्या तात्पर्य है, तो आपको वो लिखना है। लेकिन मेरे हिसाब से बड़ा क्वेश्चन आएगा और वो ये आने वाला है। ठीक है, उसके बाद में प्रोटीन का एंड ग्रुप विश्लेषण। अब इसमें क्या है कि प्रोटीन जब बनता है एमिनो एसिड से बना, प्रोटीन जब एमिनो एसिड से बना है तो उसके अंदर क्या है, आपके अलग अलग एमिनो एसिड है। एक आपका एमिनो एसिड के अंदर एक एसिडिक ग्रुप है, दूसरा एमिनो ग्रुप है। तो इनमें एसिडिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप के जो आपके अलग अलग जो अंतिम स्वर होंगे उसके आधार पर अलग अलग रिएक्शन है, जिसको हम एंड ग्रुप एनालिसिस कहते हैं। तो उस एंड ग्रुप एनालिसिस के अंदर दोनों ग्रुप की अलग अलग रिएक्शन है, COS की अलग है, NH2 की अलग है, तो उनके ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा। ये 2 और ये 2 क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनमें से क्वेश्चंस आपको 100% मिल जाएगा। न्यूक्लिक एसिड को परिभाषित करते हुए इनके संगठन तथा संरचना को बताइए। पहले पेप्टाइड आए, पेप्टाइड में प्रोटीन, प्रोटीन के बाद में न्यूक्लिक एसिड, फिर है पेप्टाइड संश्लेषण की विधियां, रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यूनिवर्सिटी ट्रेंड को देखते हुए डाला है, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जा सकती है। एंड ग्रुप एनालिसिस रिएक्शन को देखते हुए डाला है। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8 क्वेश्चन सीधे आप कर लेते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एक बार ये सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं।
आप ऐप में जाकर के इसके जो आपके पास में नोट्स में वीडियो लेक्चर में देख सकते हो। इसमें से किसी के वीडियो लेक्चर नोट्स नहीं थी तो वो भी अपलोड हो रहे हैं। आगे बताओ, ग्लूकोज की, ये थर्ड यूनिट में ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर तथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। यहां पर ग्लूकोज की जो सक्रिय संरचना और उसके बनाने की जो आपकी विधि है उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करते हुए इसके वर्गीकरण पर टिप्पणी ली। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, छोटे क्वेश्चन में सिर्फ डेफिनेशन आ सकती है, बड़ा क्वेश्चन आया तो इसकी क्लासिफिकेशन को इसके साथ में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। अपचायक तथा अनअपचायक यानी रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है उसके बीच में अंतर, छोटा क्वेश्चन सी बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा। उसके बाद में इरिथ्रो एंड थ्रियो, ये आपका डायस्टेरियोमर्स है, ये आपके विवरिम समावयवी है। इसमें आपको या तो बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें आपके पास में इरिथ्रियो और थ्रियो जो डायस्टेमर्स होता है इसके ये किस प्रकार से इसके अंदर इफेक्ट का डालते हैं इस यूनिट के अंदर, इसके ऊपर पूरा एक विस्तार से वर्णन करने को बोल सकता है आपके पास में। या फिर आपको कोई दो कंपाउंड दे देंगे, कोई दो मॉलिक्यूल दे देंगे और उसका नोमेनक्लेचर करना है कि कौन सा उसमें से इरिथ्रो है और कौन सा थ्रियो है। छोटा सा है, एक सिर्फ आपके पोजीशन पर ध्यान देना, लेफ्ट साइड है राइट साइड है, उसके बाद में आप इसके ऊपर इजी सी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतः परिवर्तन यानी इंटर कन्वर्जन जो है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मोनोसैकेराइड के वलय आकार निर्धारण की विधियां बताइए, यानी मोनोसैकेराइड जो रिंग है उसकी रिंग साइज डिटर्मिनेशन के जो मेथड्स है उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चंस है, 100% आएगा। फिर ग्लाइकोसाइड्स तथा एस्टर की रासायनिक अभिक्रिया बताइए, रिएक्शन वाला पार्ट यूनिवर्सिटी ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैंने डाला है क्योंकि ये क्वेश्चंस रिएक्शन के ऊपर है तो 100% आने की संभावना है। फिर बीटा ग्लूकोज पर टिप्पणी कीजिए, और ये 9th क्वेश्चन, इसको भी आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। मैंने कौन कौन से बोले हैं इसमें से, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में इंटर कन्वर्जन, फिर आपका ऑसाजोन जो आपका है उसका फॉर्मेशन, इसका एक अलग से लेक्चर है। 3-4 स्टेप के अंदर रिएक्शन कंप्लीट होती है, उस रिएक्शन को इजीली है, इजी रिएक्शन है बस आपको, क्योंकि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बड़ी दी हुई है तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर तो आपको याद होनी चाहिए, और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बार बार वही रिपीट हो रही है तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के ऊपर ही या ग्लूकोज के ऊपर जब रिएक्शन हो रही है तो वो बहुत ईजी रिएक्शन है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आपके मुश्किल से 1.5-2 पेज के नोट्स होंगे, उसमें से आपका ये एक बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ये है कार्बोहाइड्रेट्स वाले टॉपिक में से आपके टोटल 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके जाना है, 100% आपका पेपर अच्छा होगा। उसके बाद में डाई एंड पॉलीसैकेराइड, पहले की 3 यूनिट में 8-9 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिए थे, इसमें 1-2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दे रहा हूं क्योंकि इसमें मैंने पार्ट ए के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ज़्यादा बताए, क्योंकि इसमें क्या है कि पार्ट ए के क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से मुझे लगता है कि ज़्यादा ऑप्शन बन रहे हैं, क्योंकि इसमें डेफिनेशन पूछी जा सकती है, जिस प्रकार से डाइसैकेराइड्स की परिभाषा या उससे क्या तात्पर्य, डाइसैकेराइड्स के उदाहरण। अब ये दोनों क्वेश्चन एक क्वेश्चन जैसे ही लगते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन दोनों अलग अलग आ सकते हैं। मुझे लगा कि इन दोनों में से अब मैं इस क्वेश्चंस के अंदर ये बाकी सभी क्वेश्चंस के अंदर मिक्स नहीं हो सकते, तो ये अलग क्वेश्चंस है तो आ सकता है। ठीक है, डाइसैकेराइड्स पढ़ रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन पढ़ोगे तो पहले कम से कम डेफिनेशन पढ़ लोगे तो इजी 2 क्वेश्चन हो गए, बाकी 8-9 क्वेश्चन ही है। ठीक है, उसके बाद में इन्वर्टेड एग्जाम द्वारा सुक्रोज का जल अपघटन करने पर क्या होता है। अब यहां पर ये जो उसकी अभिक्रिया पढ़ते हो, सिंपल सी अभिक्रिया है। सुक्रोज का आप इन्वर्टेड एग्जाम में क्या करते हो, जल अपघटन करते हो, तो आपके ग्लूकोज फ्रक्टोज जब बनते हैं किस प्रकार से बनता है, उसकी अभिक्रिया क्या है, इसको भी याद रखना, छोटा क्वेश्चन बनेगा। लैक्टोज प्राकृतिक रूप से किसमें पाया जाता है, छोटा क्वेश्चन बनता है। सेल्यूलोज के उपयोग लिखिए। ग्लाइकोजन क्या होता है, इसकी उपलब्धता तथा गुणों की संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भी आपका छोटे क्वेश्चन में बनेगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यहां तक आपके क्वेश्चन जो है छोटी है। फिर सुक्रोज की संरचना समझिए, स्टार्च की संरचना तथा उपयोग लिखिए। अब इसमें सभी की जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है, उसका कंपोजिशन होता है, उसको याद रखना है। रिएक्शन आती है, रिएक्शन तो आपको पता है 100% लिखनी है, लेकिन ये वाले जो बड़े टॉपिक है, बड़े क्वेश्चंस है, ये भी 4th यूनिट के हैं, इसको आपको 100% इन 4 क्वेश्चंस को तो करके जाना ही है। कौन कौन से है, डेक्स्ट्रीन क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, उसके बाद में माल्टोज के भौतिक तथा रासायनिक गुणों पर रासायनिक गुणों को समझाइए। फिर सुक्रोज के निर्माण, उपयोग तथा परीक्षण पर टिप्पणी कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुक्रोज आपका उसकी जो आपका फॉर्मेशन है किस प्रकार से है, प्रिपरेशन किस प्रकार से है, उसका यूजेज क्या है और उसके अलग अलग परीक्षण किस प्रकार से, उसके आधार पर। फिर है रियान
निर्माण में सेल्यूलोज की भूमिका तथा विभिन्न विधियों को स्पष्ट करो। यहां पर रेयान निर्माण के अंदर सेल्यूलोज किस प्रकार से उसको इफेक्ट कर रहा है, उसके आधार पर इसकी जो विधि है उसको समझाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली यूनिट है, बिल्कुल आपकी एकदम फ्रेश यूनिट है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, पहले नहीं थी, नई यूनिट डाली है। इस यूनिट के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपकी औषधि यानी मेडिसिन से रिलेटेड है। तो इसकी डेफिनेशन एग्जाम में, क्योंकि पहली बार पेपर बनेगा 100%, ये 2-3 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम एज इट इज मिलने वाला है। कौन सा? औषधि रसायन विज्ञान को परिभाषित कीजिए, या उससे आपका क्या तात्पर्य है। फार्माकोफोर क्या होता है उसको बताना है, उसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। उसके बाद में SAR यानी स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप जो आपका है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे क्वेश्चन में इसकी परिभाषा या बड़े टॉपिक में इसको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करने के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद में है आपके पास में क्वेश्चन रहने वाले पैरासीटामोल, जैसे बुखार आने पर पैरासीटामोल दवाई लेते हो आप, उस पैरासीटामोल की क्रियाविधि किस प्रकार से वो रिएक्शन करती है और कैसे आपका काम होता है, उसके ऊपर आपका क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद में ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट के उपयोग तथा क्रियाविधि को समझाइए। तो ये टॉपिक सिर्फ 5-6 क्वेश्चन छोटे, और उसके बाद में ये आपके पास में 5-6 क्वेश्चन बड़े। इतना आपको करके जाना पड़ेगा किसके लिए, जैसे मैंने आपको SAR बताया था, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, उसकी पूरी जो विभिन्न क्रियाविधि को विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा आपके पास में क्वेश्चंस रहने वाले। इन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। किसी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर या PDF नोट्स नहीं थी, वो भी अपलोड हो जाएगी। इनको आपको व्यवस्थित ढंग से देख के जाना है। इतने क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। ये PDF कोशिश रहेगी, ऐप के ऊपर तो अपलोड हो गई है, फ्री रहेंगे तो हम आपको यूट्यूब के ऊपर भी इसका एक्सप्लेनेशन तो अभी इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है, वो तो आपको ऐप के ऊपर जाकर के ही देखने पड़ेंगे, और टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी PDF अपलोड करवाने की कोशिश रहेगी। बने रहिए 12th प्लस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।